नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। राहुल गांधी की वोटर लिस्ट की जो धांधलियां हैं उसको लेकर उजागर किया हुआ वीडियो तो आपने भी देखा होगा। किस तरह से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों बौखलाए हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने जो तथ्य देश के सामने रखे हैं वो हकीकत है? जब मैंने इसकी आधिकारिक तौर पर जाँच की, वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर जब मैंने डेटा खंगाला तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। केवल 20% की डेटा जो राहुल गांधी ने जनता के सामने रखा वो मैच हुए। बाकी 80% या तो हकीकत से बहुत दूर थे या उसमें कुछ त्रुटियां थीं। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं अपना विश्लेषण आपके सामने पेश करना चाहूँगा और वीडियो के अंत में आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं वो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे विनय दुबे आप इस समय कांग्रेस को ही घेरे में ले रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत ही जनता के हित में है, लेकिन गलत डेटा जनता तक पहुंचना भी एक तरह से गलत ही है। मैं इस गलतियों को सिर्फ सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और राहुल गांधी से, उनकी टीम से ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर जनता के बारे में डेटा या कोई जानकारी साझा करें तो कम से कम सुनिश्चित करें कि वो डेटा प्रॉपर और एक्यूरेट हो। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो के अंत में आते आते समझ में आ जाएगा। उनका सबसे पहला दावा था कि ये जो वोटर लिस्ट है इसकी वजह से 5 तरीकों से चुनाव में धांधलियां होती हैं। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। पहला तरीका होता है डुप्लीकेट वोटर। डुप्लीकेट वोटर जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी भ्रामक जानकारियां हैं। इसका अगर आप क्लैरिफिकेशन करें कि डुप्लीकेट वोट में जिसमें एक आदमी अलग अलग जगह वोट कर सकता है, दरअसल वो एक ही विधानसभा में है या फिर अलग अलग विधानसभा या लोकसभा सीटों पर है, ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूँ। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। इनका एक दूसरा दावा था विशाल सिंह करके, जिनके पिताजी का नाम महिपाल सिंह है। इसमें दावा किया गया कि इसके 3 वोटर आईडीज 3 अलग अलग जगहों पर इसके नाम हैं। 2 नाम जो हैं वो कर्नाटका के बेंगलुरु अर्बन लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर 2 नाम हैं और एक नाम जो है वाराणसी के अंदर था। विशाल सिंह वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? जब मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखा तो इस ईपिक आईडी जो उन्होंने मेंशन की थी वो तीनों एक ईपिक आईडी एक ही थी। अगर आप किसी अलग अलग जगह रजिस्टर कराते हैं तो आपकी ईपिक यानी वोटर आईडी जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन विशाल सिंह के केस में वो ईपिक आईडी एक ही थी तीनों जगह पर। जब मैंने इसका डेटा चेक किया तो पता चला कि केवल कर्नाटका के महादेवपुरा जो विधानसभा है उसके अंदर ही विशाल सिंह रजिस्टर्ड है। वाराणसी का जो दावा किया जा रहा था वो गलत पाया गया। वाराणसी में विशाल सिंह महिपाल, सन ऑफ महिपाल का इस तरह का कोई भी वोटर आईडी या ईपिक आईडी वहाँ पर दर्ज नहीं है, क्योंकि एक ईपिक आईडी एक विधानसभा और एक वोटर लिस्ट के लिए होता है। अगर उसमें आप दूसरा भी करते हैं, जैसे कि आपने डांग वाले केस में देखा, तो 4 बूथ पे 4 अलग अलग ईपिक आईडीज थी यानी वोटर लिस्ट थी। तो पहला यहाँ पर 50-50 आप समझिए कि भ्रामक जानकारी थी, जो एक तरफ तो गुरकीरत सिंह डांग के केस को सही साबित करती है कि एक ही विधानसभा में एक बंदा 4 आईडीज लेके बैठा और 4 बार वोट कर सकता है, और उसी समय विशाल सिंह का केस है जो कि वहाँ पर गलत साबित होता है। उसका एक ही ईपिक आईडी है जो कि उसी विधानसभा के अंदर है। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही पाई गई, 100% सही पाई गई कि बहुत सारे ऐसे वोटर लिस्ट में नाम मिले हैं जो फेक एड्रेस और 0 एड्रेस के नाम पर दर्ज हैं, उनका कोई वैलिड एड्रेस नहीं है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये बात 100% प्योर सही साबित होती है। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग। तीसरा पॉइंट है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। जैसे उन्होंने एक 10x6 का घर दिखाया जिसमें 40 वोटर दिखे थे। 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। राहुल गांधी ने तीसरा विषय चर्चा किया, वो है बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस। उन्होंने बेंगलोर के एक जगह का एड्रेस दिया जहां पर एक ही घर के अंदर 40 वोटर थे, मतदाता थे। दरअसल ये कॉन्सेप्ट सिटीज़ में ज़्यादा लागू होता है जहाँ पर किराए पद्धति से घर दिए जाते हैं।
जहाँ भी आपको सिटीज़ हैं, इस तरह के आपको बल्क वोटर्स आपको वहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देंगे। ग्रामीण इलाकों या विधानसभाओं में इसकी संख्या बहुत कम मिलेगी। अगर उदाहरण के साथ मैं आपको पेश करना चाहूँ तो हमारे यहाँ मुंबई में घर किराए पे दिए जाते हैं। यहाँ हर 11 महीने का एक रेंट एग्रीमेंट होता है और हर 11 महीने के बाद किराएदार बदले जाते हैं। दिक्कत ये होती है कि जो किराएदार यहाँ पर आते हैं वो अपना अगर चाहें तो उस किराए के एड्रेस पर अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। अगर 5 साल में 5 परिवार भी अगर इस किराएदार के घर पे रह के चले जाते हैं तो 55 लोग एक ही एड्रेस पर रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन वो वोट देते हैं या नहीं देते हैं वो अलग बात है। लेकिन जब वो रजिस्टर कराने जाते हैं तो यही एड्रेस, एक ही घर का एड्रेस 5 अलग अलग परिवार 5 सालों में दे सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ये मिलता है कि रेंटल एग्रीमेंट के आधार पर भी आपका वोटर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसको आधार बना के इस तरह के केसेस हम देखते हैं। मुंबई में ये बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पर हर 11 महीने पर यहाँ पर किराएदार बदले जाते हैं, जिसकी वजह से ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है। अभी भी आप मुंबई की किसी भी विधानसभा में जहाँ पे घनी बस्ती है वहाँ पे अगर आप वोटर लिस्ट निकालेंगे तो अभी भी एक एक घर में 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 तक वोटर आपको मिलते हैं। दरअसल ये वो वोटर हैं जो वहाँ पे पहले किराए पे रहते थे, अब कहीं और शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ के जो लोकल नगर सेवक हैं, राजनीतिक फ़ायदे के लिए वहाँ के जो विधानसभा, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको उठा के वोटर बना देती हैं ताकि आगे चुनाव में उनको फ़ायदा हो। तो इस तरह के वोटर की भी संख्या बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ये एक ही एड्रेस पे बल्क वोटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आंशिक तौर पर सही है। ये रजिस्टर्ड वोटर हैं, वोट करेंगे ही, ये गारंटी नहीं होती। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फ़ोटो देखिए, या फ़ोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फ़ोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि जब आप बूथ पे वोट देने जाते हैं तो इसी आपकी वोटर लिस्ट को देखकर आपकी फ़ोटो की पहचान की जाती है जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट होता है। दरअसल इस तरह के मामले बहुत ही सेंसिटिव हैं क्योंकि एक मतदाता जब वोट करने जाता है तो अपने आधार कार्ड, अपने जो पहचान पत्र के अलावा जो लिस्ट होती है उसमें फ़ोटो देखकर पहचानने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की जो खामी उजागर की है वो बहुत ही सही और 100% ऑथेंटिक राहुल गांधी ने इस पर बात की है। इसको इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए कि जो वोटर है उसका सही और क्लियर फ़ोटो उस पर दर्ज होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने इस पर पॉइंट रेज किया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर्म 6 पहले आप समझिए होता क्या है। फॉर्म 6 जो होता है वो न्यू रजिस्टर वोटर के लिए होता है जो अपना वोट के लिए इनरोलमेंट कराना चाहता है, यानी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना चाहता है, तो उसको फॉर्म 6 इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो दावा राहुल गांधी ने किया कि केवल फर्स्ट टाइम वोटर वाले ही फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत है। वो पूरी तरह से गलत है। फॉर्म 6 वो लोग भी कर सकते हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते हैं। मैं अगर समझिए 40 साल का हूँ, मैं अभी गोरेगांव विधानसभा के अंदर मेरा वोटिंग आती है और मैं अगर मुंबई सेंट्रल चला जाता हूँ, वहाँ पे नया घर लेता हूँ, अपना आधार कार्ड वहाँ का दिला के अगर मैं नया वोटर आईडी बनवाना चाहता हूँ तो भी मुझे फॉर्म 6 भरना पड़ेगा क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल रही है। अगर मुझे अपना एड्रेस, मेरी पहचान, मेरा डिटेल एक ही विधानसभा के अंदर अलग दूसरा एड्रेस डालना है तो उसके लिए फॉर्म 8 आता है। लेकिन जब आपकी विधानसभा ही बदल जाती है, आप किसी और विधानसभा में जाते हैं तो आपको फॉर्म 6 एक ऑप्शन दिया जाता है जहां पर आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने जो सुकून रानी के लिए दावा किया गया था, दरअसल वो पार्शियल सही है और पार्शियल गलत है। दरअसल जब सुकून रानी को लेकर मैंने वहां पर रिसर्च किया और देखा कि वोटर लिस्ट में सुकून रानी नाम से कितने लोग दर्ज हैं, तो राहुल गांधी ने केवल 2 इपिक आईडीज़ या 2 एंट्रीज़ उनकी दिखाई थी, जबकि मुझे उनकी 3 आईडीज़ वहाँ पर दिखाई दी। लेकिन ये एक ही विधानसभा के अंदर है। दरअसल ये मामला फॉर्म 6 से लेके नहीं है, ये दरअसल जो मैटर है, जो विषय है, वो डुप्लीकेट वोट्स का है। यानी एक विधानसभा के अंदर एक आदमी के 2 से 1 से ज़्यादा मतदाता सूची में नाम होना, दरअसल ये मामला था। लेकिन वीडियो में उन्होंने फॉर्म 6 के तौर पर सुकून रानी का केस दिखाया जो कि सरासर गलत है। सुकून रानी का जो केस है दरअसल वो डुप्लीकेट वोट्स का मैटर है। जैसे कि गुरकीरत सिंह डांग का मामला था, वैसे ही सुकून रानी का मामला है। दरअसल ये फॉर्म 6 का मामला नहीं है। जैसे आप देखना चाहें तो आपके स्क्रीन पर ये 3 एपिक आईडीज़ दिख रही हैं जो 34 बंगलुरु अर्बन लोकसभा सीट के अंदर 174 महादेवपुरा विधानसभा के अंदर आती है। इसमें सुकून रानी के 3 एपिक आईडीज़ हैं SVF 992889 6,
SVF 9918-723 और SVF 9891-102। सुकून रानी जो कि अब 71 वर्ष की हो गई हैं, उनका जो उनके हस्बैंड का नाम है वो वीरेंद्र कुमार है। ये एक ही विधानसभा के अंदर डुप्लीकेट वोट्स का मामला है, ना कि फर्स्ट टाइम वोटर और फॉर्म 6 का। तो यहाँ पर राहुल गांधी की जो बात है कि फर्स्ट टाइम वोटर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला नहीं हो सकती, दरअसल वो दावा गलत साबित होता है। तो इन 5 दावों में राहुल गांधी के केवल 2 दावे जो हैं वो पूरी तरह से 100% सही साबित होती हैं। ये बहुत बड़ा मसला होता है किसी विधानसभा में, केवल इन दोनों पहलुओं पर भी अगर काम किया जाए तो जीत हार सत्ता पक्ष के लिए तय किया जा सकता है। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने ये दावा किया था कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक से 40 लाख से ज़्यादा नए मतदाता जुड़ गए, जिसकी वजह से ये सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को चले गए और उसकी वजह से महाराष्ट्र के विधानसभा में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो महागठबंधन था उसको नुकसान हुआ और वो हार गए। महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years। जब मैंने ये जानकारी मांगी तो मुझे पता चला कि 2024 लोकसभा और विधानसभा के बीच में करीबन 41 लाख वोटर बढ़े। लेकिन ये क्यों बढ़े उसका कारण भी उन्होंने लेटर में दिया था, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि 9 लाख वोटर जो थे वो कम भी हुए, जिनके एड्रेस नहीं मिले, जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए गए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले। उनकी संख्या 9 लाख है। यानी राहुल गांधी ने जो दावा किया कि 40 लाख से ज़्यादा वोटर यहाँ पे जुड़े गए वो सही पाया गया। अब आते हैं कि ये 40 लाख वोटर आए कहाँ से। इसके लिए सबसे पहले आपको एक जानना पड़ेगा कि जब आप वोटर रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। और ये डेट ऑफ बर्थ पहले इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी से जोड़ा करता था, यानी साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को जिस समय आपका उम्र होगा उसी के हिसाब से आपका वोटर रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। समझिए आप 17 साल का पूरा हो चुके हैं और 18वां लगा हुआ है, लेकिन फरवरी में आपका 18 साल पूरा होगा, लेकिन उस साल के 1 जनवरी में आप 17 के ही माने जाएंगे। इसकी वजह से जब आप अपना वोट रजिस्टर कराएंगे तो अगले विधानसभा या लोकसभा में आप कानूनी तौर पर मतदाता सूची में आएंगे। ये सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रजिस्टर नहीं कर सकते थे। लेकिन महाराष्ट्र के 2024 के लोकसभा के पहले महाराष्ट्र के जो चुनाव आयोग है उन्होंने एक नियम पारित किया कि 1 जनवरी वाला ये जो स्लैब है इसको हटा दिया जाता है। आप जिस तारीख को पैदा हुए उस तारीख को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद अगली जो चुनाव आएगी उसमें आपका नाम मतदाता सूची में डाला जाएगा। इसके साथ उन्होंने एक और काम किया, चुनाव आयोग ने बहुत सारे महाराष्ट्र में बहुत सारे जो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को, वहाँ के चांसलर्स को मिलकर बैठक की और पता किया कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं आपके कॉलेज में जो 18 साल से ज़्यादा के हैं लेकिन अभी तक वोटर रजिस्टर में नहीं आए हैं। तो जब ये आंकड़ा पूछा गया तो इसमें पता चला कि केवल 11%, 10 से 11% स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक 18 साल के ऊपर के रजिस्टर करके मतदाता सूची में दर्ज हुए हैं और अभी भी 90% के आसपास जो वोटर हैं जो 18 साल से ऊपर के लोग, लड़के हैं, उन्होंने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो ये जो समरी ड्राइव था उसको एक्टिवेट करके कॉलेजों तक ले जाया गया और वहाँ पर ये जो नए नए बच्चे जो 18 साल के बाद जिनका एलिजिबिलिटी हुआ था मतदाता बनने के लिए, उनको इस चुनाव के बाद से लगातार जोड़ा गया और ये कॉलेजों के अंदर करीबन 27 लाख नए वोटर जो कॉलेज स्टूडेंट थे जिनकी 18 साल की आयु पूरी हो गई थी, ऐसे 27 लाख यानी कि 76% नए वोटर को जोड़ा गया। इसी की वजह से ये आंकड़ा अचानक से 4-5 महीने के अंदर 41 लाख का वोटर पार गया, जिसमें से 14 लाख वोटर जो सामान्य थे, जो कहीं और राज्य से आकर यहाँ पे काम करते हो अपनी वोटर ID बनाते हैं। तो इस तरह के नए वोटर प्लस फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल से पार हुए, ऐसे 27 लाख वोटर यानी कि 41 लाख वोटर नए विधानसभा से पहले जोड़े गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये जो 41 लाख वोटर थे वो भाजपा ने जोड़े और भाजपा को पूरा तरह से इसका फ़ायदा मिला। तो आइए उसका विश्लेषण करते हैं। अब आइए आते हैं राहुल गांधी के उस दावे पर जिसमें ये कहा गया है कि पूरे 40 लाख वोटर पूरे जो थे वो भाजपा को वोट किए, जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को करारी हार मिली विधानसभा के अंदर। अगर उसका आंकड़ा जब मैं लास्ट चुनाव के रिजल्ट से देखता हूं और उसमें देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर या सब तमाम पार्टियों का वोट शेयर कितना है और उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके बगल के स्क्रीन पर मैं ये डेटा डाल रहा हूं, आप इसे देखकर साइड बाय साइड खुद भी चेक कर सकते हैं या चाहे तो आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कुल 26.77% वोट पड़े, यानी कि 1,72,93,650 वोट पड़े थे। उसके बाद में शिंदे को 12.38% वोट पड़े, यानी कि 79 लाख के आसपास। एनसीपी अजीत पवार को 58 लाख के आसपास वोट पड़े।
शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को 64 लाख के आसपास वोट पड़े, कांग्रेस को 80 लाख के आसपास वोट पड़े और एनसीपी शरद पवार को 72 लाख के आसपास वोट पड़े। अगर आप दोनों गठबंधनों को अलग अलग कर दें, यानी कि जो भाजपा शासित एनडीए अलायंस है उनको कुल 3 करोड़ 11 लाख वोट पड़े हैं। जो महाविकास अघाड़ी है यानी कि उद्धव बालासाहब ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी, इनको 2 करोड़ 17 लाख वोट पड़े। मतलब भाजपा अलायंस को 3 करोड़ 11 लाख और कांग्रेस अलायंस को 2 करोड़ 17 लाख वोट पड़े हैं। इन दोनों के वोटों का जो अंतर है वो 94 लाख का है। अगर राहुल गांधी का ये दावा पूरी तरह से मान भी लिया जाए कि पूरे 41 लाख वोटरों ने भाजपा को ही वोट दिया है, तो 94 लाख टोटल अंतर आया, जिसमें से अगर 41 लाख हटा देते हैं तो भी 40 लाख वोटों से एनडीए अलायंस यहाँ पर जीती है। तो राहुल गांधी का जो दावा है कि 41 लाख नए वोटरों को जिता डालकर नए वोटरों को लिस्ट करा के भाजपा को वोट कराया और हमें हराया गया, दरअसल ये दावा अभी भी पूरी तरह से सही नहीं पाया गया, क्योंकि अभी भी 40 लाख, अगर पूरे 41 लाख वोट को हटा भी दिया जाए तो 40 लाख की बढ़त अभी भी भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टीज को है। तो राहुल गांधी का ये जो दावा था कि ये 40-41 लाख वोटर जोड़ के हमें हराया गया, दरअसल वो गलत साबित होता दिख रहा है। को पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से 5 फैक्टर्स में कुछ बातें सही कुछ बातें गलत, जो उनके दावे थे उसमें कुछ बातें सही कुछ बातें गलत समझ में आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जानकारियाँ जो राहुल गांधी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं उन्हें दे कौन रहा है? क्या वो सही में कांग्रेस और राहुल गांधी को मिसगाइड कर रहे हैं या गलत डेटा जो है पब्लिक तक पहुंचाकर उन्हें हास्यास्पद स्थिति में लाके खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता अगर इस चीज़ों को पकड़ सकता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कितना ही आसान होता है। मेरे कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं कि अगर इस तरह की डुप्लीकेट वोटर्स रजिस्टर कराए जा रहे हैं या फेक एड्रेसेस पे मल्टीपल बल्क वोटर रजिस्टर कराए जा रहे हैं तो आपकी टीम क्या कर रही है? क्या आपकी बूथ टीम इतनी कमज़ोर है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से स्कैम कर जा रही है और आप देख नहीं पा रहे हैं? चलिए, अगर 5 साल आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो चुनाव से पहले जब आप नॉमिनेशन डालते हैं तो आपके कैंडिडेट को वोटर लिस्ट दी जाती है। उस दौरान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको मौका देती है कि इस वोटर लिस्ट में अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अपना आपत्ति लिखित तौर पर एज अ कैंडिडेट दर्ज करा सकते हैं। उस समय भी आपकी नज़र में ये वोटर लिस्ट और बल्क वोटर्स, फेक वोटर्स नज़र नहीं आते। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकारिणी है या फिर उनकी जो टीम है उसमें कहीं ना कहीं ये कमी यहाँ पर दिखाई देती है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उठाती है और इतने बेखौफ तरीके से बिना डर के ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर इतने सारे फेक वोटर्स, मल्टीपल वोटर्स को दर्ज करा लेती है और आप नहीं करा पाते। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर कर्नाटका जैसे स्टेट पर बूथ लेवल पर आप लोग ये चीज़ें नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके संगठन की कमी है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर राहुल गांधी की इन दावों को अगर समझ लिया जाए तो समझ में आता है केवल 10 से 20% ही जो दावे हैं वो सही हैं, यानी कि जो बल्क वोटर्स हैं या फिर डुप्लीकेट वोटर्स हैं इसी की वजह से चुनाव जीता गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पूरा फैक्टर नहीं है, ये केवल 10 से 20% ही ऐसा फैक्टर है जिससे चुनाव पर असर पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जब चुनाव की मतगणना हो रही होती है सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस जीत रही होती है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से एनडीए अलायंस जीतने लगती है और आप हारने लगते हैं। अगर ये डुप्लीकेट वोटर या फेक वोटर्स का असर होता तो शुरू 8 बजे से लेके पूरे चुनाव की मतगणना खत्म होने तक ये रहता, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आधे टाइम तक आप जीत रहे होते और आधे टाइम के बाद आप हार जाते हैं? मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है और राहुल गांधी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। अगर सही में आप ये जानना चाहते हैं कि वोटर और जो इलेक्शन का जो खेला है वो कैसे होता है, तो किसी सामाजिक कार्यकर्ता को उठाइए जो चुनाव आयोग के कामों को पिछले 8 से 10 सालों से देख रहा है। मैं 2018 से लगातार चुनाव आयोग के साथ में आरटीआई की एप्लीकेशंस एक्सचेंज करके बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकाल के रखा हूँ जिसको आपको जानना ज़रूरी है या देश के पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा आप ही को भुगतना पड़ता है। आप सत्ता में आ नहीं पाते और जनता के लिए जो काम आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। अगर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ तो आप तमाम लोग जो वोटिंग करते हैं वो किस पे करते हैं? ईवीएम मशीन पर। अब मैं वो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती हैं। बहुत बड़े लोग हैं जो 5 बार 6 बार विधायक रहे हैं, अगर आप उनको पकड़ के पूछिए कि आपके बूथ पर कौन सी ईवीएम मशीन इस्तेमाल हो रही है तो बता नहीं पाएंगे। दरअसल ये इतना छोटा मुद्दा है, इतना बहुत सेंसिटिव मुद्दा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास वक्त ही नहीं है कि ईवीएम जैसे मुद्दों को गहराई में जाकर जाँच करें। आपको याद भी नहीं होगा या बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा, देश के अंदर नागरिकों को और पॉलिटिशियन को और मीडिया चैनल्स के लोगों तक को नहीं पता होगा कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ होती हैं दरअसल वो 3 बार अपग्रेड हो चुकी हैं। 2004 से लेकर 2010 तक M1 टाइप की ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती थी।
2010 से लेकर 2013 तक उसको अपग्रेड किया गया और उसे M2 मशीन का नाम दिया गया। 2013 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव होते हैं उसमें M3 टाइप की ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी क्या ज़रूरत है, देखिए ईवीएम मशीन एक कैलकुलेटर होता है जिसमें कितना वोट पड़ा सिर्फ डिस्प्ले होता है, इसमें कोई काम नहीं होता। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी जाके आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि एक सिर्फ कैलकुलेटर टाइप मशीन है जिसमें ज़्यादा कोई फंक्शंस नहीं है, ज़्यादा कोई नेटवर्क नहीं है, ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है जिसका इस्तेमाल चुनाव में धांधली के लिए किया जा सकता है। तो मेरा सवाल है, जब ये कैलकुलेटर है तो इसे 3 बार अपग्रेड क्यों किया गया? क्योंकि 2004 में जो ईवीएम मशीन काम कर रही थी वही पैटर्न था, वही काम था जो 2025 में है। तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या उसमें अपग्रेड किया जिसकी जानकारी जनता तक नहीं आई? मैं ये वीडियो राहुल गांधी तक पहुंचाने का निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि हम आपको चुनाव जिता सकते हैं। अभी शरद पवार जी ने कल ही एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास 2 लोग दिल्ली में आए जो कह रहे थे कि हम आपको चुनाव जिता सकते हैं 160 सीटों पर। राहुल गांधी के पास ले गए, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया कि इस तरह के गलत रास्तों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आप अभी भी नहीं समझ में आए कि वोटर गड़बड़ी केवल 10 से 20% तक ही हैम्पर करती है किसी भी चुनाव को जीतना या हारना। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ईवीएम मशीन है। M1, M2 और M3 क्यों अपग्रेड किया गया, केवल आप ये खोज लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत क्यों रही है। इसमें अगर आपको कोई मदद चाहिए, क्योंकि मेरे पास RTA के दस्तावेज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी दस्तावेज हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि आखिर असली खेला होता कहाँ है। अगर आप ये जानकारी चाहते हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि खासतौर पर तेजस्वी यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, राहुल गांधी हो गए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो गए, शरद पवार जी हो गए, अगर इन लोगों को ये जानकारी चाहे तो मैं दे सकता हूं। आप मुझे ईमेल करिए, मेरा ईमेल ID है vinay.dubesocial@gmail.com और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9820898898। आप मुझे पूछिए, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आप चाहें तो देश के सामने ये बात रख सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बात रखें ऑथेंटिक रखें, सब प्रूफ के साथ रखें ताकि देश की जनता उस पर विश्वास कर सकें। आप देश के विपक्षी पद के नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा हैं, तभी आप कोई बात जनता के बीच रखें तो ऑथेंटिक रखें, पूरा फुल प्रूफ रखें ताकि कल को आप हास्यास्पद वाली स्थिति में न रहें, लोग आपका जोक न बनाएं, क्योंकि आप जब भी कुछ कहेंगे देश उसे सुनता है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों को टैग करें ताकि असलियत उनको पता चल सके। वो गुमराह हैं, दरअसल लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से वो असली वजह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं इस पर लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, अगली वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।